उसमें योगी आदित्यनाथ को भी जेल जाना चाहिए। यह मान लिया है कि जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई उसमें 18,988 पदों की डकैती की गई, यानी कि 23.16% की डकैती। नमस्कार जोहार, मैं हूं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। बात कई मुद्दों पर है, लेकिन जो विशेष मुद्दा छात्र हितों से जुड़ा मुद्दा है वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा है। जो आप देख रहे होंगे लगभग 4 सालों से 2019 से मामला लंबित है। इसके लिए छात्र लगातार आंदोलनरत हैं, लगातार पिछड़े समाज के नेताओं के आवास का घेराव कर रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं अपने हक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं और मांगे भी क्यों ना, क्योंकि जब वोट वो समाज का नेता लेता है उसी समाज का, तो कम से कम उस समाज के हक की बात, अधिकार की बात भी उसे करनी चाहिए। लेकिन पिछड़ों का वोट लेकर के ये लोग दलाली करते हैं और हक की आवाज को नहीं उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो विषय है इस पे सर्व समाज को सोचना चाहिए और खास करके पिछड़े समाज को सोचना चाहिए, पिछड़े समुदाय को सोचना चाहिए। क्योंकि जिसे हम वोट देकर, अपना कीमती वोट देकर नेता बनाते हैं, अपना लीडर तैयार करते हैं, वो लीडर अगर दलाली पे उतर जाए तो फिर क्या होगा। इसी विषय पे हमसे बात करने के लिए हैं ओबीसीज के फायर ब्रांड नेता चौधरी लौटन राम निषाद जी। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद ओबीसी चैनल को। सर क्या कहेंगे, ये बताइए, जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला 2019 से लगातार छात्र धरने पे बैठे हुए हैं, आरक्षण का घोटाला होता है, जो छात्र हैं पिछड़े समुदाय के वो पिछड़े नेताओं के यहाँ जाते हैं, गुहार लगाते हैं, उनके आवास पे जाते हैं तो लाठियां मिलती हैं उन्हें न्याय के बदले। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, यह 69,000 शिक्षक का ही मामला नहीं हो, चाहे वो 309 पद खंड शिक्षा अधिकारी के भर्ती का मामला हो, चाहे 336 जो है खंड विकास अधिकारी बीडीओ के पद पर भर्ती का मामला हो, चाहे 1468 जो है कि बीडीओ यानी कि ग्राम विकास अधिकारी के पद पर भर्ती का मामला हो, चाहे अशासकीय ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस के प्राचार्य के भर्ती का मामला हो, जो भी भर्तियां हुई हैं, हर भर्ती में जो है ओबीसी एससी की हकदारी की गई है। और विशेष करके सारी भर्तियों में ओबीसी के जो कोटा उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत 27% आवंटित है, उस कोटे में डकैती जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बड़े पैमाने पर करती आई है। एक तरफ यह सरकार पिछड़ों की हितैषी होने का दावा करती है और यह सच्चाई भी है कि यादवों के खिलाफ नफरत की भावना पैदा करके भारतीय जनता पार्टी ने बड़े साथीदाना तरीके से गैर यादव पिछड़ी जातियां लोहार क्वार सुनार तेली तमोली बरई बारी मल्लाह केवट कश्यप हो, राजभर चौहान हो, बंजारा हो, नायक हो, चाहे राजभर चौहान हो, गोसी हो, बिहार हो, इन जातियों को अपने पाले में करने में सफल रही। और ओबीसी की ही देन है, अति पिछड़ों की ही देन है कि भारतीय जनता पार्टी फर्श से अर्थ पर पहुंची है। लेकिन सत्ता हथियाने के बाद देखिए वही बात हमको याद आती है बार बार कि अगर हम कहीं दूध की रखवाली बिल्ली से कराने की बात सोचते हैं तो हमारे आप से मूर्ख कोई नहीं होगा। मेमने की रखवाली अगर आप जंगली कुत्ते से आप रखवाने की बात अगर सोचते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र ही जब ओबीसी एससी एसटी मूल निवासियों के विरोध में है, संविधान के विरोध में है, आरक्षण के विरोध में है, मंडल कमीशन के विरोध में है, तो आखिर वह पिछड़ों की हितैषी कैसे हो सकती। 69,000 शिक्षक भर्ती 2020 में जो संचालित हुई, गलत तरीके अपना करके एक एमआरसी सिस्टम होता है। जब किसी अभ्यर्थी का चयन हो जाता है तो जिले के आवंटन के लिए जो है एमआरसी सिस्टम लागू किया जाता है, जिसे पूरा नाम जो होता है कि मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पर ओबीसी एससी कोटे की हकदारी करने के लिए पहले एमआरसी सिस्टम को लागू किया गया, उसके बाद में चयन की प्रक्रिया किया गया। जो 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई थी उसे राज्य को इकाई मान करके किया गया था। लेकिन जब एमआरसी सिस्टम को लागू कर दिया जाता है तो राज्य इकाई न रह करके जिला इकाई हो जाता है और जिला को इकाई बना करके उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ ने अपने अभी 1 हफ्ता पहले दिए गए निर्णय में यह मान लिया है कि जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई
उसमें 18,988 पदों की डकैती की गई, हकमारी की गई और निर्देश दिया शासन और सरकार को कि 3 महीना के अंदर जो है कि प्राप्तांक और गुणांक के आधार पर मेरिट बना करके जो ओबीसी एससी के वंचित बच्चे हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जा। दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि मैं एसएलपी नहीं दायर करूंगा, और दूसरी तरफ एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं एसएलपी नहीं दायर करेंगे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका योजित करा करके इस मामले को लटकाने और उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई, तो उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत 27% ओबीसी को, 21% एससी को, 2% जो है एसटी को कोटा मिलना चाहिए। ओबीसी को 27 की बजाय कोटा मिला 3.84%, यानी कि 23.16% की डकैती। एससी को जहां 21% मिलना चाहिए, मिला केवल क्या है 15.61%, यानी कि 5.39% की डकैती कर ली गई। यही सरकार है और यही योगी आदित्यनाथ है जो विधानसभा चुनाव 2022 से पहले इन्होंने आश्वासन दिया था ओबीसी के बच्चे जब धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे कि 8600 पदों का हम समायोजन करेंगे। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हो गया, योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, तो ये हीला हवाली करने लगे और हमारे ये बच्चे जो ओबीसी के बच्चे हैं इको गार्डन में 600 दिनों तक धरना प्रदर्शन अनशन भूख हड़ताल करते रहे। और ओबीसी के जो नेता है, जब केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ न्याय मांगने गए बच्चे, तो उनका जो है आधार कार्ड चेक करने की बात आई कि ये यादव है, ओबीसी नहीं है। अब केशव प्रसाद मौर्य की नजर में क्या यादव ओबीसी नहीं है क्या? आज ये बच्चे जब हाई कोर्ट का निर्णय आ गया है तो आज न्याय की मांग कर रहे हैं, संजय निषाद के आवास का घेराव किए हैं। और मैं बता दूं कि जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 8600 पदों पर समायोजन हम विधानसभा चुनाव के बाद करेंगे, बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका आयोजित करा देते हैं और हाई कोर्ट के एकल बेंच ने 8 मार्च 2023 को निर्णय दिया कि 69,000 शिक्षक की भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन अभी लेटेस्ट में निर्णय जो आया है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ का कि 18,988 पदों का घोटाला हुआ है, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए। ऐसा ही शिक्षा विभाग में घोटाला हरियाणा में हुआ था जब ओम प्रकाश चौटाला जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और वो घोटाले का आरोप लगा करके मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, शिक्षा मंत्री उनके बेटा अजीत सिंह चौटाला सहित 50 अधिकारियों को आरोपी ठहराया गया था, घोटाला का दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा दी गई थी। और वह 10 साल की सजा काटने के बाद अभी 15 दिन पहले जेल से बाहर आए हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जेल जाएंगे क्या इस मामले में? देखिए, जो नियम कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 14 के तहत जो है समानता की बात होनी चाहिए। जब 19,000 घोटाले के आरोप में ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जा सकते हैं, तो जब जो 18,988 पदों का जो उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ है उसमें योगी आदित्यनाथ को भी जेल जाना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ नैतिकता की धज्जी उड़ा रहे हैं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ शिक्षा विभाग में, इन्हें तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है थोड़ी नरमी इनको बरता, नहीं तो हाई कोर्ट का एक पूरक निर्णय आना चाहिए कि ओम प्रकाश चौटाला, अजीत सिंह चौटाला और 50 अधिकारियों की तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, तत्कालीन जो है कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के साथ साथ जितने भी संलिप्त इस मामले में अधिकारी हैं उनको जो है कि जेल में भेजना चाहिए, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और आज जो हाई कोर्ट का निर्णय है 3 महीना में नियुक्ति देने का, इन बच्चों को तत्काल जो है नियुक्ति पत्र देना चाहिए और जो गलत तरीके से नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी से बाहर करके उनकी रिकवरी कराया जाना चाहिए। अब लेकिन ये सरकार अभी विश्वास सूत्रों से मालूम हुआ है कि एक तरफ करेंगे सेल्फी नहीं दायर करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में याचिका आयोजित करा दिया है ताकि इस मामले नियुक्ति के मामले को जो है कि उलझा करके ओबीसी एससी के बच्चों के साथ अन्याय किया जा सके।
अच्छा ये बताइए, अब तो सवर्ण समाज के जो छात्र थे, जो चयनित हो गए थे, टीचर बन गए थे, वो भी अपनी मांगों को लेकर के या नियुक्ति को लेकर के धरने पे हैं इको गार्डन में। उस पे क्या कहेंगे? अब तो लड़ाई आमने सामने की हो देखिए, गई है, बच्चे पिछड़ा बच्चे वर्ग होते हैं, सवर्ण। चाहे सवर्ण के बच्चे हो, चाहे बैकवर्ड हो, दलित के बच्चे हों, लेकिन गलत तरीके से किसी को अगर नौकरी मिलती है तो मैं उसका विरोध करता हूं। अगर सवर्ण के बच्चे गलत तरीके से उनको नौकरी दी गई है तो उनकी नियुक्ति रद्द होनी चाहिए। और हमारे जो ओबीसी एससी के जो बच्चे जो है गलत तरीके अपना करके नौकरी से बाहर किए गए हैं, नियुक्ति पत्र देने से उनको रोका गया है, उन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। पहले हमारा ओबीसी एससी का जो 18,988 पद है, हमारे बच्चों को नियुक्ति पत्र चाहिए। और जो सवर्ण वर्ग के बच्चे हैं उनकी छटनी होनी चाहिए। और छटनी करके आप चाहे समायोजन करते हो, क्या करें, यह सरकार के विवेक पर निर्भर है। लेकिन हमें हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 धारा 3 सेक्शन 6 और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के तहत हमें हमारा हक चाहिए। हम किसी के हक की डकैती करना नहीं चाहते। अच्छा ये बताइए, जब सवर्ण बनाम पिछड़ा हो ही गया है तो इस पे एक और मुद्दा छिड़ता है जाति जनगणना का, क्योंकि आरएसएस का हालिया बयान आया है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, इससे क्या है भेदभाव फैलेगा। लेकिन लालू यादव ने भी वही बयान दिया है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आरएसएस को कान पकड़ के जातिगत जनगणना करवाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मंडल कमीशन जो 27% पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मामले में जब बीपी सिंह की सरकार ने 13 अगस्त 1990 को अधिसूचना जारी किया था तो सवर्ण समाज वालों ने जो है मंडल कमीशन का विरोध किया था। मंडल कमीशन मुर्दाबाद, बीपी मंडल मुर्दाबाद, शरद यादव मुर्दाबाद, बीपी सिंह मुर्दाबाद का नारा लगाया था। और मैं तो उस दौर का ही उपज हूँ, मैं 1990 के मंडल आंदोलन की ही उपज हूँ। तो मैंने उस दौर को देखा है कि सवर्ण समाज वाले मनुवादी जो है, भारतीय जनता पार्टी और एसएस वाले किस तरह जो है कि हमारे ओबीसी के आरक्षण का विरोध कर रहे थे, नंगा नाच कर रहे थे, सरकारी संस्थानों को आग के हवाले कर रहे थे, ट्रेन फूंक रहे थे, बस फूंक रहे थे। तो यह हमारे आरक्षण के विरोधी। एक तरफ मोहन भागवत कहते हैं, जो आरएसएस के प्रमुख हैं, वह कहते हैं कि हम आरक्षण के समर्थक हैं, हम आरक्षण खत्म नहीं करना चाहते। और कभी कभी कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। अभी उनका हालिया बयान आया कि आरएसएस जो जातिगत जनगणना है वह हमारे समाज के लिए जो है, हमारी समता और समरसता के लिए, भाईचारा के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है। दूसरी तरफ 3 दिन की कार्यशाला आरएसएस की केरला में चलती है और जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रचारक जो आरएसएस का एक विंग है, उसके जो है कि प्रमुख सुनील अम्बेकर ने बयान दिया कि जातिगत जनगणना का को जो है राजनीतिक लाभ को ध्यान में रख करके नहीं बल्कि न्याय को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग दोहरी राजनीति करते हैं। अरे भाई, जब आप एससी एसटी की जनगणना कराते हो, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी रेसलर की कराते हो, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग की कराते हो, यहाँ तक कि कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन की कराते हो, पेड़ों और हिरणों की कराते हो, तो ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं? और जातिगत जनगणना संवैधानिक मुद्दा है। संविधान के अनुच्छेद संख्या 262 के तहत हर 10वें बरस में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो जब 1951 में एससी एसटी की जनगणना कराई गई और हर 10वें बरस में एससी एसटी की जनगणना कराई जाती है या आनुपातिक जनगणना रिपोर्ट उजागर की जाती है। मैं बता दूं कि जब 2010 में लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता जो ओबीसी के हितैषी के रूप में उनका नाम याद किया जाता है, गोपीनाथ मुंडे जी, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में केंद्रीय मंत्री रहते हुए 2014 में मौत हो गई, वह उनकी मौत की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमको तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने ओबीसी की वकालत करने के कारण गोपीनाथ मुंडे की हत्या करा दिया और उस मामले को रफा दफा करा दिया। तो 2011 का जो कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में दूसरी का संपर्क की सरकार थी, उसने सोशियो इको कास्ट सेंसस कराया था, जिसे सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना कराया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 2014 में सत्ता का परिवर्तन हो गया और अपने को नीच जाति का बताने वाले, पिछड़ी अति पिछड़ी जाति का बताने वाले, गरीब माँ का बेटा बताने वाले, ट्रेन की बोगियों में चाय बेचने वाला बताने वाले, दूसरे के घर में झाड़ू पोछा चौका बर्तन करने वाली माँ का गरीब बेटा बताने वाले
योगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब केंद्र में सरकार बनी और जब जनगणना की रिपोर्ट 30 अगस्त 2016 को घोषित की गई तो SC/ST की कर दी गई, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी की कर दी गई, ट्रांसजेंडर दिव्यांग की कर दी गई, भाषा भाषियों की यानी पंजाबी हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो, पंजाबी हो, उड़िया हो, असमिया हो, सारा भाषा भाषियों की जनसंख्या को उजागर कर दिया गया। तो ओबीसी की जनगणना उजागर क्यों नहीं किया गया? क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी वालों को ओबीसी की जनगणना अगर उजागर कर देते तो उनके पिछवाड़े लाल मिर्ची लग जाती क्या? लेकिन मंडल विरोधी भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़ों की हितैषी नहीं हो सकती, या पिछड़ों के सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है। और जो भी ओबीसी के नेता भारतीय जनता पार्टी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अनुप्रिया पटेल के रूप में, ओम प्रकाश राजभर के रूप में, चाहे संजय निषाद के रूप में, जो भारतीय जनता पार्टी के नैया के खेवनहार बने हुए हैं। हम निषाद समाज के हैं और निषाद बिरादरी वाला जब मछलियों का शिकार करना होता है तो बंसी और कटिया में केचुआ और सिधरी और चलवा गोद करके बड़ी बड़ी 10 किलो 20 किलो की मछलियों को मार लेते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी में जो भी ओबीसी SC के नेता हैं ये केवल मुखौटे हैं। और यह जो है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी शिकारी पार्टी के बंसी और कटिया के जो है केचुआ, सिधरी, चलवा और चपड़ी के ही समान है। और संजय निषाद तो कह दिए कि मैं मंत्री हूं लेकिन मेरी कोई सुना नहीं जाता, अधिकारी हमारी बात मानते नहीं। अरे भाई, जब तुम्हारी अधिकारी बात मानते नहीं, सरकार में तुम्हारी चलती नहीं, तो तुम काहे को सत्ता से चिपके हुए हो? क्यों नहीं मंत्री पद को लात मार देते हो? ये बड़े बड़े दावे ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद आदि करते हैं। जब यही ओम प्रकाश राजभर ने जब लड़के हमारे जाड़े कड़ाके की ठंड में जब न्याय की मांग कर रहे थे तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि इनको तो जूता से मारना चाहिए, जूता खाने के लायक हैं। और जब हाई कोर्ट का निर्णय आ गया बच्चों के पक्ष में, आंदोलनकारियों ओबीसी बच्चों के पक्ष में, तो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि सामाजिक न्याय की जीत हुई है। केशव प्रसाद मौर्य जो आधार कार्ड चेक करने की बात कर रहे थे कि यह ओबीसी के नहीं है, ये यादव बिरादरी वाले होंगे, समाजवादी पार्टी वाले होंगे, वह केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि यह लंबे संघर्षों के बाद संवैधानिक जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। अनुप्रिया पटेल भी ऐसा ही बयान देने लगी। और जब बच्चे आंदोलन कर रहे थे तब इनके मुंह में दही जमी थी, इनकी जुबान पर ताला लगा हुआ था। सर, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जब कोर्ट का आदेश आ चुका है तो नई सूची जारी करने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? देखिए, सरकार चाहे तो एक दिन में, कंप्यूटर का जमाना है, एक दिन में गुणांक और प्राप्तांक के आधार पर नई मेरिट सूची बना करके जो है, चयन सूची बना करके नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। लेकिन सरकार की नीयत में खोट है। यह सरकार ओबीसी SC को हक और सम्मान अधिकार नहीं देना चाहती, इनके नियुक्ति के मामले में अड़ंगेबाजी कराना चाहती है और न्यायपालिका में इस मामले को भेज करके इस मामले को लटकाने का षड्यंत्र कर रही है। लेकिन अब ओबीसी SC समाज के लोग हैं जो संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार के लिए हर स्तर पर सड़क से लेकर के, और हमारे नेता जिनको हम लोगों ने जिता करके संसद में भेजा है, वह संसद में भी हमारे सामाजिक न्याय की, संविधान में जो व्यवस्था ओबीसी SC ST वंचित वर्ग के लिए है, उस व्यवस्थाओं को धरातल पर उतारने के लिए जो है लड़ाई को लड़ेंगे। आज तो राहुल गांधी भी बड़े बेहतरीन तरीके से जातिगत जनगणना की और समानुपाती का आरक्षण की, और जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कभी नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा का नारा दिए थे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा 70 के दशक में। आज राहुल गांधी भी जोर लगा करके कह रहे हैं कि यह लड़ाई 15 और 85 की नहीं, यह लड़ाई 10 बनाम 90 की है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, कास्ट एक्सरे होना चाहिए, और 50% जो आरक्षण का बाउंडेशन है, वह बैरियर जो है वह कैप खत्म होना चाहिए और आरक्षण को विस्तारित किया जाना चाहिए। ये बताइए सर, अगर कांग्रेस की जो मंशा है वो पिछड़ा विरोधी नहीं है, पिछड़ों के अगर पक्ष में है, तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है अपने प्रदेशों में कांग्रेस जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराती है? देखिए, पहली बात 10 मई को यही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संविधान सम्मान सम्मेलन हुआ था और राहुल गांधी जी मुख्य अतिथि के रूप में निर्भर थे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पिछड़ों के साथ न्याय की होती, इन्हें मान सम्मान और अधिकार दी होती, तो आज पिछड़े हमसे दूर नहीं जाते। कांग्रेस ने भी पिछड़ों के साथ गलत किया है, जिसका हमें आज ये दिन देखने को मिलता है। और मैं कांग्रेस की गलतियों के लिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, सदस्य होने के नाते मैं क्षमा मांगता हूँ। देखिए, देर आए दुरुस्त आए।
जब मैं जागो तब सवेरा। अब राहुल गांधी की नीयत पूरी तरह से जो है उस पर आंगुली नहीं उठाया जा सकता। सामाजिक न्याय के लिए, संविधान के लिए पूरी तरह से परिमार्जित होकर के आ रही है और हमें विश्वास है, जैसा कि आप भी उंगली उठा रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता भी उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले उठाते हैं, कर्नाटक में चाहे भाजपा की सरकार हो, तेलंगाना में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, वहां पर जो है कि वो और सहयोगी दल की जो है कि आप बगल में झारखंड में सोरेन जी की सरकार है, कांग्रेस उसकी गठबंधन की हिस्सेदार है, वहां पर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ताकि जो लोग ये अंगुली उठाते हैं कि कांग्रेस एक तरफ जातिगत जनगणना की बात करती है, दूसरी तरफ जो है अपने शासित राज्यों में जनगणना नहीं करा रही। और एक बात बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 262 के तहत हर 10वें साल में कास्ट सेंसस कराना यह केंद्र सरकार के अधिकार की बात होती है। केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना कराना चाहिए। और जब ओबीसी के लोग जब 2016 में ओबीसी की जनगणना उजागर नहीं की गई तो हमारे लोग आंदोलन करने लगे, भाजपा के विरोध में आवाज उठाने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो उस समय गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, 5 जून 2018 को सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अधिकारियों को बुला करके और उसके बाद मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहे थे कि कास्ट 2021 में हम कास्ट सेंसस कराएंगे, लेकिन बाद में कोरोना का बहाना बनाकर भारतीय जनता पार्टी हिला हवाली करने लगी। और यादव बिरादरी के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, उनकी तरफ से जो है माननीय उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दे करके यह कहा गया कि जातिगत जनगणना कराना में तकनीकी समस्या है, हम तकनीकी कारणों से जो है हम ओबीसी की जनगणना नहीं कराएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है और हम लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। कौन हमारे हक की डकैती करता है? यादव हमारा हक लूटा है कि कुर्मी लूटा है कि कोयरी लूटा है? हम तो चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत और माननीय कांशीराम का कभी नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जो हमारा जनसंख्या बल हो, जनसंख्या बल से के आधार पर हमें कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, यहाँ तक कि निजी क्षेत्रों में भी हमें आरक्षण मिलना चाहिए। और यह सरकार जो है बड़े घुमाव फेर तरीके से आरक्षण को कुंद करने के लिए संविदा और आउटसोर्सिंग की भर्ती करा रही है। मेरी मांग है सरकार से कि अगर तुम्हारी नीयत में खोट नहीं है तो आउटसोर्सिंग और संविदा की नौकरियों में भी ओबीसी, एससी, एसटी को जो है जनसंख्या अनुपाती आरक्षण कोटा मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने शानदार और बेबाक तरीके से सभी मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए, बात करने के लिए। देखिए, आरक्षण इसे हम नहीं कह सकते, बल्कि इसे हम प्रतिनिधित्व कह सकते हैं, क्योंकि जिस समाज की जितनी हिस्सेदारी है, जितनी भागीदारी है, उस संख्या में उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो या निजी क्षेत्र हो। हर एक क्षेत्र में उसके अनुपात में उसे भागीदारी, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तभी सामाजिक न्याय की जो परिकल्पना है वो साकार हो पाएगी, सबको समान अवसर मिल पाएगा। बाकी आप इन मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए। जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।